देश को आजाद हुए 77 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन शत्रु संपत्ति और निष्काम संपत्ति को लेकर आज भी कई तरह के संशय हैं। मुजफ्फरनगर जिले में ऐसी ही ढेर सारी संपत्तियों को लेकर विवाद प्रचलित है। शहर के भोपाल रोड पर घोषित हुई शत्रु संपत्ति को लेकर सैकड़ों परिवार प्रभावित है और इसको लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार भी चल रही है। निष्काम और शत्रु संपत्ति क्या होती है, जानने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन मित्तल से विस्तार से बात की गई। मित्तल ने बताया कि किस संपत्ति को शत्रु और किस संपत्ति को निष्काम संपत्ति घोषित किया जा सकता है। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। जनपद भर में कई बार प्रशासन का चाबुक उन संपत्तियों पर चलता रहा है जिसे प्रशासन बार बार या तो शत्रु संपत्ति घोषित कर देती है या निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर देती है, जिससे आम आदमी में खलबली मच जाती है। उसे महसूस होता है कि जहां पर उसका घर बना हुआ है, जहां पर उसका आशियाना है, वहां पर कब प्रशासन का चाबुक चल जाए, कब बाबा का बुलडोजर चल जाए। इसी संशय में वह लगातार जूझ रहा है और उसकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन मित्तल जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं और जो आपकी हर समस्या का शायद समाधान इसी हमारे अभी तक इंडिया के चैनल के माध्यम से कर दें। तो मिलते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन मित्तल जी से। मित्तल जी, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। और आज कुछ समस्याओं का आप हमारी जो दर्शक हैं उनका आप समाधान करिएगा। स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये जो प्रशासन द्वारा बार बार संपत्तियों को, किसी को निष्क्रांत संपत्ति, किसी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो आप ये बताइए कि शत्रु संपत्ति आखिर है क्या? देखिए, शत्रु संपत्ति और निष्क्रांत संपत्ति दो तरह की संपत्तियां हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त हिंदुस्तान का ही एक भाग डिवाइड होकर पाकिस्तान बना था। उस वक्त जो लोग पाकिस्तान में शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनके संबंध में उस वक्त एक एक्ट आया था, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, और उत्तर प्रदेश में इसका सर्वप्रथम ऑर्डिनेंस आया था 1949 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने एवेक्यू कहा और एवेक्यू के की जो प्रॉपर्टी है उन्हें एवेक्यू प्रॉपर्टी कहा। एवेक्यू वो शख्स होता था जो देश के, जब दो डोमेन बने, इंडिया और पाकिस्तान, तो जो लोग इंडिया की टेरिटरी को छोड़कर पाकिस्तान में गए, उन सबकी प्रॉपर्टी को उन्होंने एवेक्यू प्रॉपर्टी कहा। तो एवेक्यू वो आदमी था जो इंडिया की टेरिटरी को छोड़कर पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर रहा। पहले दोनों एक ही थे, बाद में अलग अलग हुए, तो उसकी प्रॉपर्टी एवेक्यू कहलाई। जो 1949 में 47 से 49 के बीच में पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टी को सबने एवेक्यू प्रॉपर्टी को घोषित किया गया और वो एवेक्यू प्रॉपर्टी कहलाई गई। ठीक है। जो शत्रु संपत्ति है, शत्रु संपत्ति वो संपत्ति हुई जो 1962 की जो चाइना वॉर थी, या 1965 और 71 में जो पाकिस्तान से वॉर हुई, तो उसके संबंध में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को समझना पड़ेगा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में जो 1962 के अंदर जो सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वार के टाइम में दूसरे देश में जाएगा, जैसे चाइना उस वक्त 1962 की लड़ाई हुई थी, तो उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के एनिमी की प्रॉपर्टी होने के कारण ये वेस्ट करेगी कस्टोडियन में। उसके लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आए 1962। उन रूल्स के अंदर एक सेक्शन 133V था, जिसके अंदर प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कराना आवश्यक था कि वो प्रॉपर्टी एनिमी की है। वो सिर्फ इसलिए था कि वॉर के टाइम में अगर कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है और उसकी प्रॉपर्टी से इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो कहीं इस्तेमाल होती है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी पे कस्टोडियन का सुपरविजन दिया गया। कस्टोडियन वाज सिंपली ए मैनेजर, ही वाज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, he was simply a custodian on behalf of the person who had gone to enemy country. Similarly, in 1965, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, वो 10/9/1965 की डेट है, जिस दिन वो एक ऑर्डिनेंस आया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में, और उस ऑर्डिनेंस के तहत
उन्होंने कहा कि जो लोग भी पाकिस्तान जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति के अंदर माना जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस का एक निश्चित पीरियड होता है, उसके अंदर वो ऑर्डिनेंस एक्सपायर होने जा रहा था। तो 1968 में ये आया हमारा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, और वो सिर्फ इसलिए आया कि जो प्रॉपर्टी उस वक्त डिक्लेयर कर दी गई उन प्रॉपर्टी को कंटिन्यू कराने के लिए, वरना वो लैप्स हो जाती, तो उनको कंटिन्यू कराने के लिए उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 लेके आया। उसके लिए जो प्रॉपर्टी उस वक्त थी, उस वक्त एक लिस्ट बनी और उस लिस्ट के अंदर जो डिक्लेयर हो चुकी थी प्रॉपर्टी, उनको उसके अंदर रखा गया, जो आज तक एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर चली आती। फिर 1971 में आया, जब दोबारा वॉर हुई, तो उसके अंदर फिर एक नया नोटिफिकेशन आया और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 आया। उसके अंदर भी प्रॉपर्टी एनिमी डिक्लेयर हुई। तो वो जितनी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में गई, उनके कंटिन्यूएशन के लिए, और वो सारी की सारी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था जिसके अंदर आप एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते। वो सिर्फ उन्हीं के लिए था कंटिन्यूएशन के लिए जो प्रॉपर्टी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 के अंदर वेस्ट कर गई। सिर्फ उन्हीं के कंटिन्यूएशन के लिए वो एक्ट आया और उसी के ऊपर अमेंडमेंट हुआ। राजा महमूदाबाद वाली जो प्रॉपर्टी का जो केस लड़ा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू आर ओनली ए कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट डिक्लेयर द प्रॉपर्टी और यू कैन नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो उन्होंने कहा कि जब राजा की वहां डेथ हो गई और उनके वारसान अगर इंडिया में है तो उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर देनी चाहिए, जो वापस नहीं की गई थी। पहले एक बार ये प्रपोजल भी आया था कांग्रेस रिजीम के अंदर कि 26% लैंड इनको वापस दे दी जाए एज पर द सेटलमेंट वॉट एवर हैड टेकन प्लेस, लेकिन वो भी उन्हें नहीं दी गई। तब फिर उन्होंने रिट करी थी, तब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। जो अमेंडमेंट्स किए गए, उन सारे अमेंडमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्लेयर करने के लिए इट इज ए मैटर सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि क्या आज की तारीख में आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके एनिमी डिक्लेयर कर सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी और केरला हाई कोर्ट ने भी, डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिए हैं कि आप नंबर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज नहीं कर सकते आज। तो जो प्रॉपर्टी उस वक्त डिक्लेयर हो चुकी ड्यूरिंग दोज एक्ट्स जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के थे, वो तो कंटिन्यू करेंगी। लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी है कि क्या उसके बाद, उस पीरियड के खत्म होने के बाद, आज किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके उसको एनिमी डिक्लेयर किया जा सकता है? दिस इज ए मैटर विच इज टू बी आंसर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट। दो कोर्ट्स ने कहा, अभी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का ही, उन्होंने कहा, अभी 2023 का जजमेंट है, उन्होंने कहा जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सुपरविजन में है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बिकॉज द प्रॉपर्टी वेस्ट इन द कस्टोडियन एंड थ्रू कस्टोडियन जब तक आप उसका प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे इट विल नॉट वेस्ट इन द गवर्नमेंट। इसलिए जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी भ्रांति है अभी कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, कुछ क्या हो रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक आदमी गया तो सन 1949 में, उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कस्टोडियन में, वो भी आज की तारीख में शत्रु संपत्ति मानी जा रही है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चली गई थी तो वो आज किस तरीके से, किस आधार पे आप उसे एनिमी डिक्लेयर कर सकते हैं जो एवेक्यू थी। मुजफ्फरनगर में भी, क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब तक कोर्ट के अंदर जाके बातचीत एडजुडिकेट ना हो तब तक कोई बात कहनी नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर में भी कुछ प्रॉपर्टियां एनिमी डिक्लेयर की गई। आज की तारीख में सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या की जा सकती है, और जहां तक मैं पेपर में पढ़ रहा था और मुझे जो समझ में आया, जो मुझे हुआ, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर डिक्लेयर की गई, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के बारे में 1951 में या 52 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हो गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हो गया था तो जो जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराए थे उस वक्त के पर्सन से जो एवेक्यू हुए बाद में, उन लोगों ने अपनी उस प्रॉपर्टी को
सेल कर दिया था 47 से पहले ही। जिसके फेवर में सेल हुआ था उसके अगेंस्ट डिग्री बनी और वो प्रॉपर्टी फिर दूसरे आदमी को ट्रांसफर हुई। जो पैसा उस सेल के अंदर आया था और एक्सेस अमाउंट था उसको उस वक्त के कस्टोडियन ने ले लिया। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एनीमी और एवेक्यू? तो मेरे हिसाब से, मेरी अपनी जितनी लीगल नॉलेज है उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी एनीमी नहीं होनी चाहिए। सर ये बताइए, कुछ संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति भी घोषित हुई है, तो निष्क्रांत संपत्ति क्या है आखिर? देखिए, निष्क्रांत संपत्ति के बारे में बिल्कुल सेटल्ड है कि जो लोग सन 47 से 49 के बीच में पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति ऑटोमेटिक थी। एक ऑर्डिनेंस आया था 27 ऑफ 1949, उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक थी और 49 से 54 के बीच में जो लोग गए उनकी प्रॉपर्टी एवेक्यू प्रॉपर्टी बनी और उनको डिक्लेयर कराना जरूरी था 49 से 54। तो सबकी सब गवर्न हुई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट से। अगर किसी की प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं हुई या और जो 1949 से 54 के बीच में गए हैं उनकी संपत्ति 1954 के बाद एवेक्यू घोषित नहीं हो सकती थी एज पर सेक्शन 7A ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950। तो जो निष्क्रांत थी और अगर एक बार निष्क्रांत हो गई तो मेरे हिसाब से वो संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि वो गवर्न होगी निष्क्रांत से, निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम से। वो शत्रु संपत्ति अधिनियम से नहीं होने। उसका प्रोसीजर अलग है, उसके रूल्स अलग हैं, वो सारी चीजें हैं। उसको गवर्नमेंट ने 2005 में रिपील कर दिया था। बाद में ये आ गया था कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है दे विल कंटिन्यू टू बी इन दैट एक्ट ओनली, और जो बाद वाली है बाद में तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो इसलिए उसके ऊपर बाद में एक अमेंडमेंट आ गया था, गवर्नमेंट का ही शासनादेश आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो एक्ट जो रिपील हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टी वेस्टेड है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर वही कानून लागू रहेगा और वो कंटिन्यू। इस टाइम पर वक्फ बोर्ड पर काफी बवाल मचा हुआ है, तो आखिर वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन हो रहा है या उसको खत्म किया जा रहा है? ऐसे आपके नजरिए से क्या हो रहा है ये? देखिए, ये सवाल फिर वहीं आता है कि किस एक्ट का क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और क्या उसके अंदर प्रिवेल करेगा। वक्फ एक्ट में संशोधन होता है या नहीं होता और वो कानून की कसौटियों पर कितना खरा उतरेगा, ये एक भविष्य का प्रश्न है। उसके ऊपर अभी आप कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज इन प्रोसेस। लेकिन जैसे मदरसा एक्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को इलीगल घोषित किया और उसे क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, कल ही जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और मदरसा एक्ट को उन्होंने वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड एक्ट माना। तो सेम वक्फ एक्ट है। वक्फ एक्ट का जो पर्पज है वो सिर्फ इस बात पे है कि जो प्रॉपर्टीज मुस्लिम वक्फ एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हो गई या जिनका सर्वे के अंदर हो गई, तो जिन मुस्लिम फैमिलीज ने या जिनके जो ओनर्स थे उन्होंने अगर प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी तो फिर उसकी प्रॉपर्टी और वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो वो वक्फ एक्ट के से गवर्न होंगी। जैसे मुजफ्फरनगर में ही अजमत अली खां का एक बहुत बड़ा वक्फ है, उनको उन्होंने 1908 में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी थी और उसका एक रजिस्टर्ड वक्फनामा भी है, उसी के तहत उनकी सारी प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि वक्फ के अंदर जो वाकिफ है जिसने प्रॉपर्टी अपनी वक्फ को दी है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से मैनेज करना चाहता है। उसके वक्फ के उसमें जो जो वक्फ डीड है उसमें उसका अधिकार भी होता है कि क्या क्या इससे होगा, क्या क्या इसके होंगे। तो इसीलिए वो दो वो हो गए, पब्लिक वक्फ और एक प्राइवेट वक्फ, जिसे वक्फ अल-औलाद कहते हैं। और पब्लिक वक्फ वो है जो चैरिटी के लिए फॉर एवर दे दिया गया, लेकिन उसके अंदर जो कंडीशंस हैं वक्फ के उसमें वो जो वक्फ डीड में लिखी हुई है वो है। 1976 में मुझे एक जजमेंट याद आता है, 1976 में एक जजमेंट हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई नमाज या मस्जिद बना दी गई हो और उसके अंदर पब्लिक
आके नमाज अदा करती हो तो वो पब्लिक वक्फ कहलाएगी। या कोई किसी ने शमशान में वो बना दिया कब्रिस्तान अपनी प्रॉपर्टी पे, और वो कब्रिस्तान जो है वो भी वक्फ में दर्ज होगा। अगर उसके अंदर पब्लिक के लोग आके दफन होते हैं तो वो पब्लिक वक्फ हो जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ ट्रस्ट है, ठीक है, हिंदुओं में ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट है इंडियन ट्रस्ट एक्ट से गवर्न होते हैं। मुसलमानों में उनके ट्रस्ट के को आप उन्हें वक्फ कहते, वो कहते हैं, क्या नाम है, ये वक्फ कर दी गई प्रॉपर्टी। तो जो वक्फ कर दी गई प्रॉपर्टी उस पर वक्फ एक्ट अप्लाई होता है, जो जो ट्रस्ट कहलाता है। तो सबके अलग अलग कानून है, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट कितना सार्थक होगा, उसके ऊपर क्या होगा, तो ये एक भविष्य का प्रश्न है, इसका कोई जवाब आज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो मैटर है वो फिर कोर्ट में जाएगा, वहां पे उसकी वैलिडिटी चैलेंज होगी। तो सिर्फ मेन चीज ये है कि वक्फ एक्ट, मेरे हिसाब से वक्फ एक्ट में उस तरह की कोई खामी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है वक्फ में। जो प्रपोज अमेंडमेंट है कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा और वक्फ की प्रॉपर्टियों को कैसे डील किया जाएगा। चाहे वक्फ की प्रॉपर्टी हो चाहे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो, मिसयूज तो दोनों जगह है। ये एक सत्यता है। ये जो उसको कंट्रोल कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वक्फ एक्ट के अनुसार या वक्फ डीड के अनुसार या ट्रस्ट के अनुसार कितना उसको फुलफिल कर रहा है। पैसा वक्फ की प्रॉपर्टियों में भी खाया जा रहा है और पैसा ट्रस्ट की प्रॉपर्टियों में भी खाया जा रहा है। तो इसलिए उसको कोई आदमी वो नहीं कर सकता। ये तो इंडिविजुअल आदमी पर डिपेंड करता है कि कौन आदमी किस ट्रस्ट का मैनेजमेंट या वक्फ का मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहा है। अब जैसे यहाँ डॉक्टर एसयू खान थे, उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था पूरे वक्त की प्रॉपर्टी में। तो ये इंडिविजुअल आदमी पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट था और जब तक उनका मैनेजमेंट रहा तब तक बिल्कुल बेदाग रहा। तो ये सब डिपेंड करता है, ये सब चीजें मैन टू मैन वो करती हैं। और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी में उस वक्त मैं, जैसे कहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी ले ली, लोगों ने हजारों करोड़ों में बेच दी, ये कर दी वो कर दी, और इसे दुनिया भर के एलिगेशन लगते हैं। पुराने समय में अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो प्रॉपर्टी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, 90% लोग अपनी प्रॉपर्टियों को सेल ना करके लीज पे देते थे, और वो लीज पे चला करती थी। टीपी एक्ट में एक प्रावधान है, राइट टू रेज कंस्ट्रक्शन। जहां पर राइट टू रेज कंस्ट्रक्शन दे दिया गया, वहां पर, और उसने जो जिसके फेवर में दिया गया उसने कंस्ट्रक्शन कर ली, तो फिर वो राइट उसका परमानेंट हो जाता है। वो उस प्रॉपर्टी के लीज होल्ड राइट्स अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर आगे सेल कर सकता है, ठीक है। तो अगर उस तरह से कोई सेल हो रही है तो उसे आप इलीगल नहीं कह सकते, बिकॉज दैट इज परमिसिबल इन टीपी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो परमिसिबल है। तो जो चीज कानून में परमिसिबल है उसको हम इलीगल नहीं कर सकते। उसमें वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर ट्रांसफर होता है। और अगर किसी आदमी ने जमीन को ट्रांसफर भी कर दिया तो उतना पार्ट उसका इलीगल होगा, क्योंकि कोई आदमी अपने अधिकारों से ज्यादा किसी को दूसरी चीज दे नहीं सकता। जो उसका अधिकार है उसी को चलेगा। तो ये इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो इंडिविजुअल केस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हर उसके फैक्ट्स क्या हैं, उस पर क्या है, किस आधार पर दिया गया, कैसे दिया गया, ये उसका। धन्यवाद मित्तल साहब। यह थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन मित्तल जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों की, मुझे लगता है, काफी समस्याओं का समाधान कर दिया होगा। और इनका कहना है कि अगर इस तरह से कोई भी संपत्ति प्रभावित होती है तो आप कोर्ट का रास्ता अपनाएं, कोर्ट में जाएं, शायद आपको बहुत कुछ वहां से मिल जाएगा। कुमार आशीष के साथ मैं नीलम शर्मा, अभी तक इंडिया के लिए। नमस्कार।